तो बच्चे सेल का हम लोगों ने 2 पार्ट पहले पढ़े हैं, ये तीसरा पार्ट है। CBSE 9 का बायो है ये, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। और इसमें हम पूरे एक एक स्टेप कर कर पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, पूरे समझ कर पढ़ रहे हैं, इसलिए समय लग रहा। नहीं तो ये 10 मिनट 15 मिनट में भी ख़त्म हो सकता था वीडियो। लेकिन जब पूरे समझे नहीं, पूरे सीखे नहीं, तो पढ़े ही नहीं, मेरा ये मानना है। इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। अब देखिए, सेल के बीच में एक लिक्विड टाइप का मटेरियल रहता है जो न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के बीच में फैला रहता है, और सारे सेल ऑर्गेनेल्स यहीं पर मिलते हैं। तो ये जो है एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसमें बहुत सारे के चीज़ मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलते हैं, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें मिले रहते हैं। वाटर भी इसमें रहता है, विटामिन और मिनरल्स भी रहते हैं। ये क्या करता है, ये जो साइटोप्लाज्म है, इसका काम है कि सारे सेल में सेल ऑर्गेनेल्स जो भी हैं तो उनको जगह प्रदान करता है और उनको अपने एक्टिविटी के लिए स्पेस प्रदान करते हैं। ये इसका बड़ा मुख्य काम यही है। और ये जो है सेल को एक निश्चित शेप देता है। अब आप सोचिए, एक बलून के अंदर वाटर भरते हैं तो उसका एक निश्चित शेप रहता है। अगर वाटर निकल गया तो क्या होगा? तो ये है एक सेल के जो स्ट्रक्चर को ये बनाए रखता है। बस यही इसका मुख्य काम है। तो एक दूसरा आ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो है हमारा चौथा सेल ऑर्गेनेल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये 2 प्रकार के होते हैं, और ये फोल्डेड होता है। और फोल्डेड होता है तो इसको सिस्टर्नाई कहा जाता है। ये फोल्डेड फॉर्म में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर जो छोटे छोटे गोल गोल आप देख रहे हैं, ये राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ। तो जो रफ होते हैं उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, वो प्रोटीन प्रोडक्शन करते हैं। और सेल मेम्ब्रेन बनाने में इस प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। और स्मूथ जो है वो आपका सेक्रेट करते हैं लिपिड का। उसके बाद इट फॉर्म्स साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन क्या है? ये एक स्केलेटन जैसा काम करता है। जैसे हड्डी हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटन जैसा काम करता है और हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाए रखता है, उसी प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये साइटोस्केलेटन का काम करता है। आप देखे होंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस, और एक तरफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से जुटा रहता है, दूसरी तरफ सेल मेम्ब्रेन से जुटा रहता है। और ये जो इंटरसेलुलर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी चीज़ का, इधर से उधर जाना सेल के अंदर, इसको करने में इसका एक सिस्टम प्रदान करता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रदान करता है, जिसके अंदर से ये जो है इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और ये चूँकि सेल को अपने एक साइज दिए रहता है, इसलिए सेलुलर सेक्रेशन और भी जो हमारे जो सेल ऑर्गेन्स है उनको सेक्रेशन का जो एक स्पेस प्रदान करता है। सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो है चूँकि ये राइबोसोम उसमें है, और आपको भी पता है ये कि सेल मेम्ब्रेन जब हम लोग पढ़े थे तो हमने आपको बताया था कि ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, बाइलेयर लिपिड, जो हम आपके डायग्राम में दिखलाए भी थे। अब एक गोल्गी apparatus, जिसको कैमिलो गैल्गी ने इसका आविष्कार किया था, आप जानते हैं। यह सिंथेसिस एंड सेक्रेशन में काम आते हैं। और गैल्गी apparatus जो है ये एक जगह एक्यूमुलेट रहता है। कहाँ पर? न्यूक्लियस के पास। किस में? प्लांट सेल में। लेकिन एनिमल सेल में। और प्लांट सेल में क्या होता है, ये बिखरा बिखरा हुआ रहता है, उसको डिक्टियोसोम कहते हैं। प्लांट सेल में गल्गी apparatus को क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। तो ये बिखरा रहता है साइटोप्लाज्म में। लेकिन एनिमल सेल में ये एक जगह रहता है और न्यूक्लियस के पास रहता है।
दूसरी बात, ये करता क्या है? इसका सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ गल्गी ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन का सेक्रेशन करता है। दूसरी बात क्या है? फॉर्मेशन ऑफ योक, अंडे के अंदर जो पीला रंग का देखते हैं आप लोग, तो वो फॉर्मेशन ऑफ योक करता है। और फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म, आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसके हेड के पास एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, उसके पास रहता है एक्रोसोम, एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है। और सेल वॉल का फॉर्मेशन में भी भाग लेता है, प्लांट सेल के सेल वॉल के फॉर्मेशन में डिक्टियोसोम भाग लेता है, यही इसका फंक्शन है। लाइसोसोम, जिसको आप लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से क्यों जाना जाता है, ये थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। इसके पहले जो हम लोग जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म पढ़े, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म था। ये जो लाइसोसोम है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और इसके अंदर 40 टाइप्स का, अबाउट 40 टाइप्स का इसमें जो रहता है भरा रहता है एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन से काम में आते हैं? तो ये जो एंजाइम्स है, जो वर्न आउट सेल होता है ना, सेल के अंदर कोई भी चीज़ का डाइजेशन में काम आते हैं, वर्न आउट सेल के भी डाइजेशन में ये काम आते हैं और इसको वो डाइजेस्ट कर जाता है। हमारे शरीर के अंदर जब कोई बाहर का पार्टिकल चला जाता है, यानी कि कोई ऐसा चीज़ जिसको कि डाइजेस्ट करना है, उसको मार देना है, तो उसमें भी काम आता है। रिप्रोडक्शन के समय जब स्पर्म ओवम से जाकर कोलाइड करता है, तो उस समय ओवम के वाल को डिस्ट्रॉय करके उसके अंदर स्पर्म के मटेरियल को भी जाने में ये काम आता है। तो फिर इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर ये बाय चांस किसी कारण से इसके सेल मेम्ब्रेन रैप्चर कर गए, तो इसके सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं एक बार में सेल के अंदर गिर जाते हैं और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं सबको ये डाइजेस्ट कर जाता है। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। और इसको हाउस कीपर ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों इसको हाउस कीपर ऑफ द सेल कहते हैं? क्योंकि हाउस कीपर का काम क्या होता है? जैसे आप अगर एक आदमी को रखते हैं, इंगेज करते हैं अपने हाउस कीपर को, तो वो घर का साफ सफाई करता है। तो चूंकि जितने भी सेल के अंदर का जो सेल ऑर्गेनल्स है, छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी और बहुत सारे जो भी कुछ है, तो वो जब काम करने लायक नहीं रहते और बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, तो उसको ये करता क्या है, डिस्ट्रॉय कर देता है और उसको एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में बना देता है, जो कि फिर सेल से बाहर चले जाते हैं और सेल का इस तरह से ये सफाई करता है। इसलिए इसको हाउस कीपर ऑफ द सेल कहते हैं। तो गल्जी अपरेटस जो है इंटरसेलुलर डाइजेशन का काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। हाँ, एक चीज़, ये बोन का फॉर्मेशन करने में मदद करता है। कार्टिलेज को ये क्या करता है, कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कर डाइजेस्ट कर करके बोन में कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोग इसके बारे में ज़रूर सुने होंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही वाइटल सेल ऑर्गेनल्स है और जितना ना हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, इसको एक जनरल नाम से बहुत लोग जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पर ज़रा ध्यान दें। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, 2 मेम्ब्रेन का बने होते हैं। तो जाहिर है यूकैरियोटिक सेल में ही मिलेगा और अभी तो हम लोग केवल यूकैरियोटिक सेल ही पढ़ ही रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं, ये जो इनर मेम्ब्रेन में सिस्टाई है और इस सिस्टाई में जो आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ये एरोबिक रेस्पिरेशन में, फूड के ब्रेकडाउन में काम करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिस एनर्जी से हम लोग बोलते हैं, डाइजेशन करते हैं और
जो कुछ भी काम होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और इसी कारण से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया। और ये जो एनर्जी बनते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही रहता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये एक खास केमिकल के रूप में स्टोर रहता है, और उस केमिकल का नाम है ATP। ए मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जमा रहता है, और इसीलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत वाइटल है। एरोबिक रेस्पिरेशन का सारा एरोबिक रेस्पिरेशन इसी में होता है। यहाँ बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, और इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो बच्चे, हम यहीं पर सेल का जो चैप्टर का ये जो पार्ट बना रहे, तीसरा पार्ट बनाया आज, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। अभी एक पार्ट और बनाना है, शायद 2 पार्ट और बन जाए, क्योंकि देखिए अभी क्या क्या बच गया हम आपको गिना देते हैं। जैसे वैक्यूल्स के बारे में मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है आपको। उसके बाद प्लांट में पाए जाने वाले बहुत प्लास्टिड्स के बारे में मैंने नहीं पढ़ाया है। सेंटोजोम के बारे में नहीं पढ़ाया है, और देखते हैं और भी आगे क्या पढ़ाना है। और प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस कहाँ पर है, कैसे वो एक दूसरे से डिफरेंस, वो भी नहीं पढ़ा है। इन सारे चीज़ को पढ़ने के बाद ही ये चैप्टर ख़त्म होगा, और उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस इस पर भी करेंगे कि इसमें किस किस पॉइंट पर और कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, और हम उसका कैसे हल कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो हमारे बेल आइकन को दबा कर इसे चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हम जो भी वीडियो बनाएंगे इसका इन्फॉर्मेशन आप कर जाएगा, और आप इसको पढ़ेंगे तो बस कितना समय निकालना, मेरा वीडियो काफ़ी छोटा होता है, 10 मिनट 12 मिनट, तो इतना समय अगर आप स्पेयर करते हैं तो पूरे साइंस का एक अच्छा धीरे धीरे नॉलेज होगा। और मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, किसी भी पॉइंट को ना छोड़ते हुए, तो इससे आपको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा होगा। आप अगर ये मेरे पढ़ाई से संतुष्ट हैं तो अपने और साथियों के साथ इसको शेयर करें, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें। और किसी तरह का अगर आपका कमेंट है तो आप ज़रा कमेंट भी कर सकते हैं। और मेरा एक इसमें दिया गया है, वो क्या कहते हैं, नंबर भी दिया गया है जिस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो इसको पर्सनली भी हम उसको हल करेंगे। तो आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। थैंक यू।